Dr. Ashish Bhargav. Today we will discuss quantum chapter. Sorry, myself, Dr. Ashish Bhargav. Today we will discuss Unit 2 named Quantum Mechanics. मैं पिछली क्लासेस में कहता रहा हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे लिखें व्हाट्सएप पे, और कुछ बच्चों ने इस बार जो है वो लिखा भी है। मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आनी ही थी, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बार ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल नया चैप्टर है, पहली बात। दूसरी बात, क्वांटम मैकेनिक्स का जो चैप्टर है वो 80 to 90% मैथमेटिकल चैप्टर है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन अपने को जो स्टडी करनी है उसमें मैथमेटिकल स्टडी ज्यादा है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको डीपली करें, और एक बार तो गो थ्रू कर लें चैप्टर से पूरा, और उसके बाद जो है वो आपको जो समझ में नहीं आए जो भी टॉपिक, वो डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जो कराया था उसको उसी से अपन आगे, उससे आगे न बढ़ के उसी को कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं। देखिए जरा, पिछली बार हमने क्या कहा, क्वांटम मैकेनिक्स जब अपन ने करी तो हमने कहा कि थोड़ा ढंग से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो बीच में बोल दीजिएगा। क्वांटम मैकेनिक्स हमने जब करी तो ये कहा कि डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल और वेव नेचर जो है वो दोनों एक साथ वो एक किसी भी पार्टिकल का वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन साथ में ये भी बात कही गई, एक अलग प्रिंसिपल आया, कोर्स में नहीं है, डिस्कस नहीं कर रहे, बस एक अलग प्रिंसिपल आया। उसमें ये भी कहा गया कि किसी भी पार्टिकल के लिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक साथ एट ए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि हम ये कह रहे हैं जहाँ पार्टिकल है वहां उसकी वेव भी एग्जिस्ट करेगी। तो आप ये कह रहे हैं पार्टिकल है तो मतलब वेव है, और वेव है तो पार्टिकल है, वाइस वर्सा रहेगा। तो जरा ये देखें, अपन ने यहाँ लास्ट में एक स्टेप दे रखा है, मैथमेटिकल स्टेप। उसमें हमने क्या कहा, पार्टिकल के साथ जो वेव एग्जिस्ट करती है, वो वेव जो है, अगर उस वेव का सपोज a particle of mass m is moving with velocity v, then the wavelength of wave associated with the particle is given by lambda, and it is equal to m upon sorry lambda, and it is given by h upon mv, where h is Planck constant, m is mass of particle, and v is velocity of the particle. अब किसी भी आप किसी भी चीज के लिए अपन जब आगे डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए हम एक सिंबल भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक सिंबल लेके चलेंगे। पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ वेव एग्जिस्ट कर रही है, तो वेव होगी तो वेव का वेव फंक्शन भी होगा। और हम अभी तक क्या करके आए थे, हम अभी तक ये करके आए थे, वेव को जो रिप्रेजेंट करते थे वो जैसे अपन सपोज 12th में करके आए, तो हम क्या कर कर आए, वेव को रिप्रेजेंट करके आए वेव इक्वेशन से, और दैट इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाइव। और यहाँ पर जो है a एम्पलीट्यूड था, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, ओमेगा टी माइनस फाइव, टी जो है वो किसी भी टाइम पे आप जो बात करते हैं वो था। तो आप क्या कह सकते थे, वाई जो है एट ए पर्टिकुलर टाइम टी जो है पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब हर जगह अपन क्या करते हैं, बुक टू बुक, जो बुक टू बुक, और हम क्या करते हैं, वे किसी भी चीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक जैसे कैरेक्टर या सिंबल काम में नहीं लेते हैं। इसीलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली जितनी भी बुक्स है उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो वेव फंक्शन को साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेव फंक्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो पोजीशन पे और एक टाइम पे। पोजीशन पे जब डिपेंड करता है तो ये हो सकता है, एम आई ऑडियबल, से समथिंग। जब पोजीशन पे डिपेंड करता है तो इट इज पॉसिबल कि वो
एक फंक्शन पे डिपेंड करे, आइदर एक्स वाई जेड, एक फंक्शन पे डिपेंड करे, या एक से ज्यादा फंक्शन पे भी डिपेंड करे, हो सकता है एक्स वाई पे करे, हो सकता है तीनों फंक्शन पे करे, एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर जो है तीनों पे डिपेंड करे, किसी का भी हो सकता है। जैसे हम अगर तीनों पे डिपेंड करता है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, या कई बार रिप्रेजेंटेशन में हम उसे आर भी लिख सकते हैं। बोथ दी थिंग्स आर सेम मीनिंग। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है साई ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, मीन्स साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। मतलब आप क्या कह सकते हैं, साई में जो वेरिएशन होगा या साई में जो चेंजेस होंगे वो विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर और टी के रेस्पेक्ट में होंगे, पहली बात। या आप ये कह सकते हैं कि साई जो है उसके दो वेरिएबल होंगे जिनके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, वो होगा पोजीशन और टाइम। तो यहाँ देखें, हमने इसको ये कहा है कि साई और इसका पहला जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मीन्स अब ये क्योंकि टी पे डिपेंड कर रहा है और एक्स वाई जेड पे भी डिपेंड कर रहा है, तो डेल साई अपॉन डेल ऑफ एक्स। इसने कहा है साई और उसका पहला जो डेरिवेटिव है वो इन कंडीशनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहला देखें, इसने पहली कंडीशन क्या कह रखी है, अगर साई जो है, साई मतलब पार्टिकल पाया जाएगा, तो पार्टिकल पाया जाएगा तो वो कंटिन्यूस रूप से पाया जाएगा। पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो वो कंटिन्यूस रूप से हो रहा है। तो आप इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, पार्टिकल कंटिन्यूटी में पाया जा रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट कंटिन्यूटी में हो रहा है, इसका मतलब वेव भी कंटिन्यूटी में एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर जो है वो लिखा है पहला पॉइंट, कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज इन द रीजन। ठीक है, तो जो भी आपका रीजन आपने दे रखा है उसमें पार्टिकल कंटिन्यूस रूप से पाया जाएगा, पहली चीज। या पार्टिकल नहीं कह के आप ये कह सकते हैं वेव भी कंटिन्यूस रूप से एग्जिस्ट करेगी। सेकंड, इसने क्या कह रखा है, एक्सेप्ट वेयर द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। केवल वहां पार्टिकल नहीं पाया जाएगा जहां पर पोटेंशियल जो है इंफिनिटी है। अब पोटेंशियल क्या है, कई बार पोटेंशियल की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो पोटेंशियल इंफिनिटी है तो आप क्या कह सकते हैं, इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, मींस डेल फाई अपॉन डेल टी। ओ सॉरी, इक्वल टू, क्या करते थे अपन, इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, मींस आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज पोटेंशियल। तो आप क्या कहेंगे कि, इसको दोबारा सुने थोड़ा सा, आप क्या कहेंगे कि अगर इक्वल टू क्या पढ़कर आए बेटा, ई और वी में क्या रिलेशन पढ़कर आए अपन, हेलो, से समथिंग एनीबडी इन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। ई एनर्जी और वी पोटेंशियल, इसमें अपन क्या रिलेशन पढ़ के आए हैं। कोई भी से समथिंग, हिंदी इंग्लिश, गलत सही कुछ तो बताओ। बोलो बेटा, कोई भी बताएं, हिंदी में इंग्लिश में जो भी याद हो वैसा बताएं कि हम ये पढ़कर आए हैं। क्या हुआ, आप लोग पढ़कर आए हो ना ग्रेडियंट, ये इसमें एनर्जी और पोटेंशियल के रिलेशन तो पढ़कर ही आए हो। चलो लेट इट गो, मैं ही बता देता हूँ। हम एक चीज पढ़कर आए हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, पढ़कर आए ना, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो हम क्या कहेंगे, अगर कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी जो है वो माइनस इंफिनिटी है। इसका मतलब अगर कहीं पर पोटेंशियल इंफिनिटी आ रहा है तो एनर्जी जो है वो माइनस इंफिनिटी रहेगी। या दूसरे शब्दों में आप इसको और आसान भाषा में या रफ लैंग्वेज में या लेमैन के रूप में आप क्या कह सकते हैं
कि अगर कहीं पर V की वैल्यू इन्फिनिटी है तो एनर्जी जो है वो इस तरह से रहे। किसी वॉल की अगर हम ये कह के चलें वॉल की पोटेंशियल एनर्जी जो है या वॉल का पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी है, इसका मतलब पार्टिकल आएगा, टकराएगा उससे, कोलिजन करेगा और इनफाइनाइट रूप से वो वापस उससे कोलिजन करके वापस चला जाएगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी क्या है, माइनस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट एनर्जी है और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो वो वापस उससे कोलिजन करके जो है वो वापस चला जाएगा। गॉट इट? समझे या दोबारा बताएं, आगे बढ़े? क्लास में कोई है या नहीं है? आगे बढ़े? यस सर। हाँ बेटा, कोई दिक्कत आए तो कल दोबारा आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लें, जैसा भी हो वो आप बता दें। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि आपको क्या रहेगा कि पहली बात तो अब यहाँ देखें जरा, इसको रनिंग में मैं पढ़ रहा हूँ आपको। कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज इन द रीजन। पहली बात तो ये है, ये वेव फंक्शन के लिए कह रहा है या पार्टिकल के लिए कह रहा है, एक ही बात है। अगर कोई पार्टिकल किसी रीजन में घूम रहा है, सपोज हम एक वन डायमेंशनल बॉक्स मान लें या थ्री डायमेंशनल बॉक्स मान लें और ये कहें कि उसके अंदर पोटेंशियल जो है वो 0 है, ठीक है, और उसकी वॉल पे इन्फिनिटी है, तो क्या होगा? जब अंदर पोटेंशियल 0 है तो वो अंदर तो घूमता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मूविंग रहेगी अंदर तो पार्टिकल की। या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं वेव जो है वो अंदर तो कंटिन्यूस रहेगी एक्सेप्ट वेयर द पोटेंशियल इज इन्फिनिटी। और अगर उसकी वॉल पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है तो क्या होगा? पार्टिकल आएगा, उससे कोलिजन करेगा और इनफाइनाइट एनर्जी से वापस अंदर चला जाएगा, मतलब उस बॉक्स से अंदर, बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाएगा। बात समझ गए? तो इसमें जो है ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज इन द रीजन एक्सेप्ट वेयर द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज इन्फिनिटी। या इसने इसको फिजिकल मीनिंग के रूप में ये समझा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जो डिस्क्रीट रूप में है उनका जो डेरिवेटिव जो रहेगा, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, उनका जो चेंज रहेगा वो हमेशा इन्फिनिटी रूप में रहता है। सेकंड पॉइंट देखें, फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज because infinite values of wave function means infinite probability of system at that region। दोबारा देखें इसे, ये कह रहा है फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज पे जो है, सभी वैल्यूज पे जो है वो फाइनाइट वैल्यूज होगी उसकी, बिकॉज अगर वेव फंक्शन की इनफाइनाइट वैल्यू है इसका अच्छा, इसको चलो वैसे एक बार ब्रीफ में बताते हैं, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये कह रहा है अंदर जो पाई जाने की, अंदर जो पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है, या अंदर किसी एक बॉक्स में हमने कह दिया एक पार्टिकल पाई जा रहा है, तो अंदर पाई जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइनाइट रहेगी, इनफाइनाइट तो रहेगी नहीं, फाइनाइट ही रहेगी, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं लेट ए पार्टिकल इज सपोज मूविंग इन ए बॉक्स, थ्री डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, वो उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर है तो उसकी पार्टिकल की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी दैट इज फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट। नेक्स्ट ये कह रहा है सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज इन द रीजन। अब दूसरी बात ये है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक जगह ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डबल बार हो। हर जगह उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो एक बार ही होगी, एक ही बार होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता वो डबल वैल्यूड हो कि यहाँ पर पाया जा रहा है और फिर एक जगह पाया जा रहा है और फिर हमने दोबारा देखा तो भी वो वहीं पाया जा रहा है। सिंगल वैल्यूड रहेगी, ठीक है, क्योंकि मल्टी वैल्यूड होने का मतलब है कि probability of finding the system at that region which is
नॉट पॉसिबल। अब आपको ग्राफ से समझा पाते, अगर ग्राफ अगर अपन देखें तो ये ग्राफ से आप ये कहेंगे कि एक पॉइंट के पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंगल वैल्यूड होगी। एक जगह पाया जा रहा है या दूसरी जगह पाया जा रहा है या तीसरी जगह पाया जा रहा है, एक पार्टिकल है तो एक ही जगह पाया जाएगा, मोर देन वन पॉइंट जो है वो नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसने कह रखा है कि सिंगल वैल्यूड होगी। नेक्स्ट देखिए जरा, ये दो कंडीशन है अपने पास, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, अपन आगे जो इसके एग्जाम्पल करेंगे उसमें भी काम में आएगा, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, ये कंडीशन समझें। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एक तरह से किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। अब वो पार्टिकल कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है उसके पाए जाने की, अगर हमने पहले ही कह दिया पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, तो हम ये कहेंगे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। तो यहाँ देखें जरा, आपको जो है किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन ए वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन डीवी और डी टॉर्क, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन जनरली जो है वो बुक टू बुक वेरी करते हैं, जैसे मैंने जिस रेफरेंस बुक से करा है उससे डी टॉर्क आया है, डी टॉर्क आए, डी एक्स आए, वो डीवी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरली अपन करते क्या है, एक्स वाई जेड जो एक्सिस करते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि हमेशा राइट हैंड वाले को जो है एक्स लें, ऊपर वाले को वाई लें और फिर तीसरी वाली को जेड लें, किसी को कोई भी एक्सिस नाम दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन जो दिया है वो हमने वॉल्यूम को डीवी ने देके डी टॉर्क दिया है। और व्हाट वी मीन बाय डी टॉर्क, डी टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ both the three position vector dx, dy, dz. d d torque means variation in वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट में जो भी वेरिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स का वेरिएशन, वाई का वेरिएशन और जेड का वेरिएशन का प्रोडक्ट। तो हमने डी टॉर्क को लिखा है डी एक्स डी वाई डी जेड, पहला तो रिप्रेजेंटेशन ये दिया है। तो आप इसको अगर कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, अभी तक तो क्या करते थे हम, सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, तो हम जो है वो मैथमेटिकल किसी भी उसकी निकालते थे वैल्यू की तो तुरंत निकाल देते थे। अब हम जो निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव फंक्शन, और किसी भी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये मान लो पी आर निकला, ये रो सा दिख रहा है लेकिन ये लिखा हुआ बच्चे पी आर है लेफ्ट में। पी आर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पोजिशन वेक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल ऑफ पोजिशन वेक्टर of d torque is equal to magnitude of psi of d torque। अब देखें जरा, किसी भी फंक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और अंदर साई लिखा है, वेव फंक्शन लिखा है, तो जब उसको अपन ओपन करते हैं या खोलते हैं तो होता क्या है, साई ऑफ साई स्टार के रूप में वो बन जाता है, मतलब वेव फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, जनरली आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देते हैं, और अपनी मान लीजिए साई वाली टर्म ही ऐसी है जिसमें जो है वो आयोटा नहीं है, तो अपन एज इट इज रख देंगे। जैसे मान लीजिए साई की टर्म, साई की वैल्यू अपने पास है √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, तो आप क्या करेंगे, साई की वैल्यू भी यही रहेगी, साई स्टार की भी वैल्यू यही रहेगी। लेकिन अगर इसमें कहीं आयोटा होता तो आप क्या करते, उसकी जगह माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते। दैट्स ऑल। अपने पास क्या है, ये आगे पूछेगा भी है, आगे ये न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, तो आपको निकाल के बताना है। तो उसमें आपको क्या करना है,
साई स्टार और साई जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के रूप में लिखते हैं, और कहीं पर भी स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हमने स्टार्टिंग पे कह दिया है कि पाया जा रहा है पार्टिकल, हमने ये सपोज करा है कि सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायमेंशन, तो आप क्या कहोगे? सब पूरे स्पेस के लिए करोगे, आप इंटीग्रेशन जो करोगे इन दी होल लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ऑफ साई एंड साई स्टार ऑफ डी टॉर्क, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये कंडीशन जो है, जस्ट मिनट बच्चों, ये कंडीशन जो है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब वेव फंक्शन जो है, जो वो वेव फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, दैट वेव फंक्शन आर कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, ये कंडीशन अपने काम में आएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये कंडीशनों की एप्लीकेशन अभी नहीं बता रहा, वो कल बताऊंगा दोबारा से। तो अभी तो जो है ये चीजें पढ़ लेना। मैंने आपको जो है बुक की पीडीएफ सेंड कर रखी है, और एक आध जो है वो वीडियो भी भेज रखे हैं। एच सी वर्मा का, डॉक्टर एच सी वर्मा का भी वीडियो भेजा था। और भी आप इस तरह इस टॉपिक पे वीडियो निकालेंगे तो आपको कई सारे वीडियो निकल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ तो लिटरेचर मैंने भेज रखा है, कुछ लिटरेचर आप अपने मन से देखें। मन से मतलब कुछ लिटरेचर आप अलग से नेट पे सर्व कर, वो सर्व आप चेक करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो तो अपना जो अपन कर रहे हैं अभी, वो एज ए वीडियो जो है वो यूट्यूब वीडियो अपने अपलोड हो ही जाता है, तो इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल कंडीशन। ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या होगा कि दो वेव फंक्शन होंगे। अब बच्चे आप ये चाहें तो ये कर सकते हैं एक नई चीज, जैसे मान लो आपको ये थोड़ा सा डाउट आता है कहीं पर, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन वेव कंडीशन या ऑर्थोगोनल वेव कंडीशन, इस तरह की कोई भी चीज दिमाग में आती है तो आप नेट पे जो है सर्च कर सकते हैं, या मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल नेट पे भी लिटरेचर जो है अच्छा खासा मिल जाता है, रेफरेंस पेपर मिल जाते हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और आपको लेमन लैंग्वेज में जो है वीडियो भी मिल जाएंगे। कहीं से भी कर सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल कंडीशन। ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या होगा, जैसे अपनी बाइनोमियल इक्वेशन होती थी, उसमें हम क्या करते थे, हमारे सॉल्यूशन जो निकलते थे वो मोर देन वन निकलते थे। तो यहाँ पर भी अगर आप मान लें कि आपका जो वेव इक्वेशन है, उस वेव इक्वेशन के अगर मोर देन वन सॉल्यूशन निकलते हैं, सपोज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आइदर साई वन साई टू और साई आई साई जे, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो आप क्या करेंगे, अगर दो अलग अलग डिफरेंट वेव फंक्शन हैं जो कि वेव इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल वेव कंडीशन क्या होगी, साई आई, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन लगा रखा है इन दी होल स्पेस। होल स्पेस मींस integration in the region of minus infinity to plus infinity, psi I psi j star or d toy equal to 0 either, or either we can represent it as psi j psi I star of d torque, and where the condition is I is not equal to j, क्योंकि अगर I equal to j होगा तो condition will be change in normalization condition। सेकंड पोस्टुलेट देखिए इसका, चार पोस्टुलेट में डिवाइड करा है अपन ने इसका। सेकंड पोस्टुलेट में इसने क्या कह रखा है, क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम जो भी रहे, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्व कोई ऑब्जर्वेशन वाली कोई फंक्शन लेंगे या क्वांटिटी लेंगे, उसको जैसे यहाँ आपने नीचे देखें जरा, एफ ऑफ साई इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये लेफ्ट हैंड पे जो एफ दे रखा है वो तो क्या कहलाएगा इसका, हमने क्या करा है, इस फंक्शन को जब इस पे ऑपरेट करेंगे
इस फंक्शन को जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो अपने आंसर आएगा। हमने यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, दैट्स ऑल। बाकी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब बता देंगे। तो आंसर आ रहा है स्मॉल एफ ऑफ साइन। तो यहाँ जो कैपिटल एफ है, इट कैन बी नोन, इट इज नोन एज आइगन वैल्यू, सॉरी, आइगन फंक्शन। क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर फंक्शन के रूप में, फंक्शन साई फंक्शन है ना, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये तो कहलाएगा आइगन फंक्शन। और जो वैल्यू निकल कर आई है ऑपरेट करने के बाद, दैट कैन बी नोन एज आइदर, ओ सॉरी, दैट कैन बी नोन एज, दैट इज नोन एज आइगन वैल्यू। तो हम अलग अलग में देखेंगे कि भाई क्या होता है इसका मतलब। जैसे यहाँ इसमें देखो बता रखा है, यहाँ आपको मान लीजिए अलग अलग चीजें, अलग अलग फंक्शन जो है डिवाइड करा, वो करवाने रिप्रेजेंट। तो आपको अगर चाहो तो क्वांटम मैकेनिकल, यहाँ जो ये कैपिटल एफ है ना बच्चे, इसे कहते हैं ऑपरेटर। मतलब किसी ऑपरेटर को साई पे आपने अप्लाई करा, तो आप ऑपरेटर को अप्लाई करने पे आपकी जो है वो वैल्यू आई, क्या निकल कर आई वो देखेंगे। और कई ऑपरेटर तो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। जैसे पोजीशन ऑपरेटर जो है, पोजीशन जो है उसको अपन कैपिटल आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है अपन एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखें थोड़ा सा परिवर्तन है, राइट हैंड साइड पे देखें जरा। अब ये जो रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का क्या होगा, तीन कोऑर्डिनेट होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये बेटा आगे निकाल के बताएंगे आपको, यहाँ तो क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केवल जो है शो करने थे, इसलिए हमने लिख दिया। आगे निकाल के भी बताएंगे इसको ये कैसे निकाला है। आगे लीनियर मोमेंटम पी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस ऑफ पी। दोबारा देखें क्या कहा है हमने इसे, माइनस आयोटा एच क्रॉस ऑफ पी। और एच क्रॉस क्या है, एक वैल्यू है वैसे। एच क्रॉस मीन्स एच अपॉन 2 पाई। एच अपने को पता है प्लैंक कांस्टेंट है। पाई, पाई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट हुज वैल्यू इज तो आइदर 22/7 और 3.14। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपने को बार बार एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई लिखना पड़े, उससे बचने के लिए अपन एक छोटी वैल्यू लिख देते हैं एच क्रॉस, ताकि अपनी मैथमेटिकल टर्म जो है वो बड़ी नहीं हो। तो पी एक्स मतलब क्या रहेगा, पी एक्स को आप क्या कहते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस ऑफ पी। तो एक्स कंपोनेंट होगा तो आप क्या कर देंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस पी एक्स। पी एक्स मतलब डेल बाई डेल एक्स। वाई होगा तो डेल बाई डेल वाई कर, डेल ओवर डेल वाई कर देंगे। जेड होगा तो डेल ओवर डेल जेड कर देंगे। ये हम आगे की स्लाइड में निकाल के बताएंगे कि किस तरह से निकाला हुआ है। जैसे मोमेंटम का निकाला है वैसे ही एनर्जी का भी निकालेंगे। नेक्स्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम में सच अपने बहुत काम में नहीं आएगा। अपने दो ही ऑपरेटर काम में आते हैं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी। ज्यादातर ये दो ही काम में आते हैं और न्यूमेरिकल भी इन पे ही बनते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एज यू नो, एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड एज आर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। देन by putting the value, r remains same as r, and p, value of p is minus iota h cross of p। अब बच्चे यहाँ अपन ने क्या करा है, p को जो है डेल्टा से रिप्रेजेंट करा है। डेल्टा का मतलब क्या होगा, ये भी अपन डेल है कांस्टेंट है, वो अपन आगे वैल्यू देख लेंगे। यहाँ देखो जरा, यहाँ ये स्लाइड कट गई है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब अपन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर को ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पी। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
हाफ ऑफ m डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। तो आप r की वैल्यू निकालेंगे काइनेटिक, इससे r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कट कर रखा है, हाथ से करके देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपन इसको करके देख लेंगे। आगे की स्लाइडों में इनकी डिटेल स्टडी दे रखी है मैंने। अभी देखें थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट में भी ये भी सब शॉर्ट नोट के रूप में आ सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट के अपने जो लिखा है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन सब पे बेसिकली न्यूमेरिकल बनते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब क्या होगा कि ऑब्जर्वेबल वैल्यू निकालते हैं अपन उसकी, किसी भी चीज की, किसी भी फंक्शन की। तो आपने क्या करा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ये साइन अपन ने लिखा है ना, लेस देन और ग्रेटर देन वाला, उसके बीच में आप क्या करते हैं, बीच में आप जिसका भी आपको निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसको फंक्शन को रख देते हैं। जैसे इसने कैपिटल एफ रख रखा है सपोज, तो आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार, और एक्सपेक्टेशन जिसकी निकालनी है वो एफ कैप साई ऑफ बीटॉर डिवाइडेड बाय माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार साई ऑफ बीटॉर। अब जैसे मान लो यहाँ पर एफ एफ जो है उसकी एक्सपेक्टेशन ने निकाल के अपने को आर की निकालनी होती, तो आप ऊपर नीचे क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं एफ की, एफ के प्लेस पे। ठीक है। और बेसिकली एफ जो है इट इज ए ऑपरेटर एसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वेबल क्वांटम फंक्शन एफ, जो भी आपका रहेगा जिसको भी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब जैसे पी का आपको निकालना है, मान लो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी की निकालनी है, तो पी की वैल्यू रख दे, एफ कैपिटल एफ की जगह पी रख देंगे, माइनस आई एच क्रॉस अपॉन डेल्टा। ठीक है। अब डेल का मतलब होता क्या है, डेल जो है हम पहले स्टडी करके आए, डेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयोटा, आयोटा नहीं, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई प्लस जे डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई प्लस के डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई। और सेकंड टर्म में हमने क्या करा, साई तीनों टर्म में आ रही है तो कॉमन ले लिया, और हम इसको लिखते क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, पूरे को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और साई हम एक बाहर के रूप में बाहर लिख देते हैं। ये हमने डेल्टा की वैल्यू करी थी, विच इज ऑल्सो ए ऑपरेटर। ये डेल्टा जो है वो खुद भी एक ऑपरेटर है। ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा, हाँ बहुत बढ़िया। ये तो चलो कोई बात नहीं। अब इसमें बच्चे ऊपर जो है हल्का सा फोटो जो है वो क्लियर नहीं आ पाई है, उस फोटो को क्लियर कर लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी को जो है एनर्जी ऑपरेटर के रूप में भी इसने वैल्यू दे रखी है, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो हम ये देख सकते हैं मोमेंटम में जो वैल्यू थी वो तो थी माइनस आई एच क्रॉस ऑफ डेल बाई डेल एक्स, या आप इसको ये कह सकते हैं कि मोमेंटम तो जो था वो पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जी वो टाइम पे डिपेंड करती है। मोमेंटम में माइनस आगे लिख रखा था, यहाँ माइनस आगे नहीं लिख रखा है, यहाँ प्लस आगे लिख रखा है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप क्या कहोगे, जैसे हम अभी तक तो क्या करते थे, जो भी इक्वेशन काम में लेते थे वो न्यूटन्स लॉ लेते थे और इस तरह की इक्वेशन काम में लेते थे। लेकिन यहाँ न्यूटन्स लॉ, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो अपन न्यूटन्स इक्वेशन काम में लेते थे, उसका एक तरीका दे रखा है कि न्यूटन्स इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे बच्चा, न्यूटन्स इक्वेशन नहीं है यहाँ जो है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक श्रोडिंगर इक्वेशन काम में लेते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर ओवर, पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है, साई ऑफ आर इट इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ आर। तो ये जो पूरी ये टर्म निकल कर आई है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी ऑफ आर, इसको हम एक नया ऑपरेटर मानते हैं जिसे
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे बाद में, अभी ब्रीफ में बता रहे हैं केवल। एच क्रॉस साई आर इट इज इक्वल टू ई ऑफ साई आर। ठीक है, एक ये नया ऑपरेटर, अपन क्या करते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आती है उनको छोटा करने के लिए ऑपरेटर मानते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे, या नेक्स्ट क्लास जब कल आएगी अपनी, तो हम जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दो तीन तरह की होती है, वो कौन कौन सी अपने सिलेबस में, वो देखेंगे, और देख के जो है वो उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब अपन निकालेंगे तब काम में आएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है, देन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और जैसे कईयों ने कुछ और चीजें भी पूछी है, तो बेटा वो चीज मैंने अभी इसलिए डिस्कस नहीं करी। कईयों ने पूछा है कि आप जो है वो मुझे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी बता दो, तो मैं कई चीजें डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको 2 दिन बाद वो चीजें ऑलरेडी बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको चीज बताई नहीं है वो। तो जब अपन आगे करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करेंगे, तो मैं आपने अपने आप ही आपको प्रॉपर्टीज बताता चलूंगा। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, देन यू कैन मैसेज मी। सुमित सर, सुमित जी।